हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि कैसे हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स के पास जाता है और कैसे ऑर्गन से वापस हार्ट के अंदर आता है। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जब ब्लड हार्ट से निकलकर, हार्ट से ब्लड कहां पे आता है? ओपनली, मतलब ओपन में ही सारे ऑर्गन पड़े होते हैं। मतलब हार्ट से ब्लड निकलेगा और निकल के सारे ऑर्गन्स के पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। सारे ऑर्गन्स किसके अंदर डूबे हुए होंगे? ब्लड के अंदर डूबे हुए होंगे, और वही ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ जाएगा। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वह हैं हमारे हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के, जहां पर क्या होता है कि हार्ट से ब्लड निकलेगा और निकलने के बाद सारे ऑर्गन्स किसके अंदर डूबे हुए होंगे? ब्लड के अंदर डूबे हुए होंगे, और वापस से ब्लड हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जांपल है हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इनको याद रखने की एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं हेमा। तो ये इनकी ट्रिक है। हेमा मतलब एच से क्या हो जाएगा? हेमिकोडेटा, ई से हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, एम से हो जाएगा मोलस्का और ए से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड जब निकलेगा तो वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं चला जाएगा, डायरेक्ट ऑर्गन्स ऐसे नहीं डूबे रहेंगे उसके अंदर। तो हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो किसके अंदर जाएगा? वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। ब्लड वेसल्स क्या होती है? तो ब्लड वेसल्स होती है ट्यूब्स। यानी हार्ट से जब ब्लड निकलेगा, यानी जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, तो हार्ट से जैसे ही ब्लड निकलेगा वो तो ट्यूब्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये ट्यूब्स के अंदर जाएगा। तो इस तरह का सर्कुलेशन होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो ही टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम दिए हैं एनसीईआरटी ने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हार्ट से ब्लड निकलकर ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल्स से कहां पे आ जाएगा? हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जांपल होते हैं सिफेलोपोडा, ठीक है। अब सिफेलोपोडा किसका एग्जांपल है? ये मोलस्का का एग्जांपल है। सिफेलोपोडा के अलावा और अदर जितने भी मोलस्का हैं उनके अंदर क्या मिलता है आपको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। लेकिन जो सिफेलोपोडा होता है, मोलस्का का जो सिफेलोपोडा होता है, उसके अंदर मिलता है आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है इसके अंदर एनेलिडा। तो सिफेलोपोडा और एनेलिडा, ठीक है। इसके याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी? और एक होता है इसके अंदर कोडेटा। ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? तो इसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, जैसे एक लड़की है जिसका नाम है सीफा, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं सीफा। और जो एक एंकर है जो किसका रोल प्ले कर रही है? एंकर का। तो सी से क्या हो जाएगा आपका? सी से हो जाएगा सिफेलोपोडा, फा से हो जाएगा आपका सीफा से तो ये हो जाएगा ना, और एन से क्या हो जाएगा? एनेलिडा, और कर से क्या हो जाएगा? कोडेटा। ठीक है। तो सीफा एंकर यानी सिफेलोपोडा, एनेलिडा और कोडेटा। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज और बोल सकते हैं,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स होंगी हमारी, सेल्स वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी ब्लड के। सेल्स आर डायरेक्ट कांटेक्ट इन ब्लड। तो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी सेल। कैसे? जैसे हार्ट से ब्लड निकलेगा और ब्लड निकलने के बाद ऐसे ही ओपनली चला जाएगा जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स डूबे हुए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेल्स जो होंगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी ब्लड के। यहाँ पे जो सेल्स होती है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती ब्लड के। सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी सेल इसके अंदर, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके मैंने याद रखने की आपको ट्रिक भी बता दी है। अब उसके बाद चलते हैं प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हार्ट की जो प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड को क्या बोलते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह, तो हमारी जो आगे वाली साइड होती है, फ्रंट वाली साइड, उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो ये कौन सी साइड होती है? हमारी वेंट्रल साइड, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि जो हमारी नोज है वो कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड है। जो बैक वाली साइड होती है, जो पीठ की तरफ होती है, कमर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। और जो साइड वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल साइड, ठीक है। ये जो साइड वाली साइड है इनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल साइड बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं हार्ट की, अगर हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। तो वो कहाँ पे मिलता है हमें देखने को? वो वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है। तो हायर एनिमल्स लगभग क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रल साइड क्या मिलता है आपको? हार्ट मिलता है। जबकि अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ मिलता है हार्ट? तो वहां पर डोर्सल साइड मिलता है। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, और मोलस्का, ये सब के सब क्या होते हैं आपके? ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर क्या मिलता है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं लेटरल साइड, तो लेटरल साइड किसमें मिलता है? तो अर्थवॉर्म के अंदर आपको लेटरल साइड हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेंट्रल साइड कहाँ मिलता है? वर्टिब्रेट्स में। डोर्सल साइड कहाँ मिलता है? इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ मिलता है? डोर्सल साइड। और लेटरल साइड कहाँ मिलता है? अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। अर्थवॉर्म यानी कैचो, ठीक है। तो ये तीन एनसीईआरटी ने भी ये तीनों दे रखे हैं, तो हम ये तीनों याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, बाकी जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको ये वर्टिब्रेट्स की क्या क्या, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें पोरीफेरा, ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, तो ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैम्बर की अगर मैं बात करूं, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर जैसे आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर हार्ट के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से होता है, 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 ऊपर वाले एट्रियम होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अभी जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। तो चैम्बर की अगर मैं बात करूं, अगर सिंगल चैम्बर हार्ट की बात करें तो वो कहाँ पे मिलता है? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो लोअर, या फिर अगर हम बात करें जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है आपको? सिंगल चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, यानी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर 2 चैम्बर हार्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 चैम्बर हार्ट मिलता है आपको फिशेस के अंदर, जिसमें एक एट्रियम मिलती है और एक वेंट्रिकल मिलता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो ये एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस तरह का जो चैम्बर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है आपको? फिशेस के अंदर मिलता है, जहां पे 2 चैम्बर मिलेंगे, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन कैसा होगा वहां पे, तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन क्यों होगा? क्योंकि एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, तो ब्लड है ना ऐसे ही घूमता रहेगा, बस सिंगल ही तो रास्ता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा आपको इसमें। सेकंड बात करूं मैं 3 चैम्बर हार्ट, तो जिसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 3 चैम्बर हार्ट बोलते हैं। मतलब 3 चैम्बर हार्ट का मतलब जिसमें 2 एट्रियम मिलते हैं और एक वेंट्रिकल मिलता है, जैसे कि ये इस तरह का डायग्राम, यानी
एक एट्रियम ये रहा, एक एट्रियम ये रहा और ये वेंट्रिकल, तो जिसमें 3 चैम्बर मिलता है उसको 3 चैम्बर हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस भी आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग। ठीक है, और रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, जैसे कि स्नेक। ठीक है, लिजार्ड होगी आपकी। तो ये क्या होते हैं? इनके अंदर क्या मिलता है आपको? 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। अगर 3 चैम्बर है तो कितने एट्रियम और कितने वेंट्रिकल होंगे? तो वहां पे आपको 2 एट्रियम देखने को मिलेंगे और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखो मैंने मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, एक रेड कलर से बना हुआ है। जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यानी उसके एक एट्रियम में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और उसके एक एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। फिर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड भी मिक्स हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड भी मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है? हमारा 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, सर्कुलेशन टाइप अगर हम देखें तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन होना चाह रहा था लेकिन नीचे वेंट्रिकल लेकर आ गया, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 चैम्बर हार्ट की, तो 4 चैम्बर हार्ट की बात करें तो जिसके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। एक एट्रियम ये रहा, एक एट्रियम ये रहा, एक वेंट्रिकल ये रहा, एक वेंट्रिकल ये रहा। एक साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और एक साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो इस तरह के जो चैम्बर का अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं 4 चैम्बर हार्ट, जिसके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है और मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। अच्छा, मैमल्स कौन होते हैं? तो मैमल्स एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे आप तो, लेकिन मैमल्स होते क्या है मैं बता देता हूँ एक बार ऊपर से आपको। जैसे जिनके पास है ना मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड यानी जिनसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, पहली लाइन तो ये क्लियर होना चाहिए कि जिनका मिल्क का प्रोडक्शन जो करते हैं, जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, उनको मैमल्स बोलते हैं। सेकंड, जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। जैसे हम भी मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में और मैमल्स में क्या मिलेगा आपको? 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। फिर इसका एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास ना 3 चैम्बर हार्ट नहीं मिलता। क्रोकोडाइल के पास क्या मिलता है? 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। तो तीन लोगों के पास मतलब 3 चीजों के पास क्या मिलता है? 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। एक तो बर्ड्स के, एक मैमल्स के और एक क्रोकोडाइल के। ठीक है, बाकी क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन, मतलब एक तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। फिर देखो नेक्स्ट ब्लड, उसके बाद आता है ब्लड। अब ब्लड होता क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ब्लड, तो ब्लड के अंदर ये मान लो ब्लड, तो ब्लड के अंदर 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और जबकि 45% क्या होता है? इसके अंदर सेल्स होती है। 45% क्या होती है? सेल्स में भी क्या मिलता है आपको? मेजरली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये मेजरली 3 टाइप की सेल मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता है येलोइश कलर का। ठीक है, जिसमें मेजरली आपका वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर लगभग है ना आपका 90 से 92% वाटर होता है। तो इन 2 चीजों से मिलकर आपका ब्लड बना होता है, प्लाज्मा से और सेल्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सेल कंपोनेंट भी बोल देते हैं इनको। तो प्लाज्मा से और सेल कंपोनेंट से मिलकर आपका ब्लड का फॉर्मेशन होती है। 55% प्लाज्मा होता है और 45% आपकी सेल या सेल कंपोनेंट होता है। ठीक है, जैसे ब्लड, तो ब्लड की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा कितना परसेंट है? तो 55% प्लाज्मा होता है। कलर कैसा होता है? येलोइश स्ट्रो कलर होता है प्लाज्मा का, येलोइश स्ट्रो कलर। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, और जबकि 6 से 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ मैंने 3 टाइप के प्रोटीन दिखाए हुए हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा फिब्रिनोजन।
फिब्रिनोजन का काम क्या होता है? देखो जैसे मान लो आपके है ना चोट लग गई, जैसे मान लो ये, और यहाँ पे है ना चोट लग गई आपके, यहाँ से आपका क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। जब आपका ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे ना इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है ऊपर, जिसको ना वाउंड बोल, मतलब खुरंड बोल देते हैं क्या नाम, नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, कि यहाँ पे ना इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही क्या होता है, यही क्या होता है, यही होता है हमारा फिब्रिनोजन के धागे। किसके धागे? फिब्रिनोजन के धागे। इस तरह से धागे बना लेता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है वहां पे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन के धागे बोलते हैं इनको। अगर मैं बात करूं फिब्रिनोजन की, तो फिब्रिनोजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये लीवर के अंदर बनता है फिब्रिनोजन। कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है। क्या काम होता है इसका? ब्लड की क्लोटिंग कराना। मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे ही ब्लड फ्लो होता है ना, तो वहां पे ना खुरंड जैसा जम जाता है, ठीक है, धागे जैसा यानी थ्रेड जैसा बन जाता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन के थ्रेड्स बोल देते हैं, फिब्रिनोजन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, 4 ऑप्शन होंगे, तो डायरेक्ट टिक कर देना फिब्रिनोजन, ठीक है। फिर आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या? मान लो तुम्हारा है ना तुम्हारा है ना ब्लड है, और ब्लड के अंदर ज्यादातर क्या है? पानी, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। तो वाटर है ना कहीं लीकेज होकर टिश्यू फ्लूइड के में ना भर जाए, ठीक है, तो उसको कौन बना के रखता है? उसको कौन रोकता है कि फ्लूइड लीक ना हो जाए? तो उसको रोकता है हमारा एल्बुमिन, ठीक है। तो एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। क्या करके रखता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, मतलब ना ज्यादा पानी अंदर ना कम पानी अंदर, मतलब बैलेंस बना के रखता है ऑस्मोटिक का, ठीक है। और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, यानी पानी को मेंटेन बना के रखता है। जैसे मान लो पानी की कमी होगी तो बीपी कम हो जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे पानी कम पीते हैं हम किसी दिन, तो बीपी लो लो सा फील होता है, तो ये रेगुलेट्स करके रखता है बीपी, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। फिर आता है ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन की बात करें ना, तो ग्लोबुलिन है ना लगभग है ना ये 3 टाइप के होते हैं ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन भी 2 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन फर्स्ट, अल्फा ग्लोबुलिन सेकंड। अब इतना डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दिया, उसने सिर्फ गामा के बारे में बताया हुआ है, उसने सिर्फ गामा के बारे में बताया हुआ है। तो ये क्या करता है? फॉर डिफेंस, ठीक है, डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है, ठीक है, डिफेंस के लिए होता है। अब हम जैसे बात करें ना, आपने पढ़ा होगा आईजीजी, आईजीएम, इस तरह की एंटीबॉडी पड़ी हुई, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए, ठीक है, और ठीक है, मतलब इस तरह की कुछ एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, आईजी को, ठीक है। तो इस तरह की एंटीबॉडी होती है जो हम पढ़ेंगे, हम आगे 12th के अंदर पढ़ेंगे, जहां पे आएगा हमारा इस तरह की ये एंटीबॉडी है, इनका काम क्या होता है, इनको हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगी आपकी, ठीक है। तो ये आईजीजी, आईजीजीएम, आईजीई, आईजीए, तो ये सारी की सारी क्या होती है? ये ग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है। क्या काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है बॉडी का, ठीक है, एंटीबॉडी होती है एक तरह की। तो एक का काम पता लग गया, ग्लोबुलिन क्या है? डिफेंस के लिए। एल्बुमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए। फिब्रिनोजन किसके लिए होता है? ब्लड क्लोटिंग के लिए। कितने परसेंट पाया जाता है? प्रोटीन्स 6 से 8% पाया जाता है। ये किसकी बात चल रही है? सारी प्लाज्मा की बात चल रही है। अब हम प्लाज्मा की बात छोड़ के किस पर आते हैं? सेल्स या सेल कंपोनेंट के अंदर। तो सेल या सेल कंपोनेंट में कितना पार्ट होता है? 45% होता है। ये सारा का सारा पार्ट 45% क्या मतलब ब्लड के अंदर 45% क्या होता है? सेल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम मेजरली बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीजें मिलती हैं हमें सेल कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। आरबीसी देख लेते हैं हम पहले। आरबीसी का जो काउंट होता है ना, वो कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³, ठीक है। और आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। आपको पता है यूट्यूब चलाते हो सब, वहां पे देखते रहते हैं कि कितने मिलियंस व्यू या कितने लाख व्यू, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना सबको ही आता है, मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 10 लाख। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 50 से 55 लाख पर mm³,
यानी 1 mm की क्यूब में कितनी मिलती है आपको 5 से 5.5 मिलियंस मिलती है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक जिंदा रहती है आरबीसी, तो 120 डेज तक जिंदा रहती है आरबीसी, ठीक है। बनने के बाद 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका, तो इनका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ, जैसे आपके मान लो ये बोन है, इस तरह की तो होती है बोन, टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं इस तरह, टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बिल्ली पकड़ कर, मतलब कार्टून में दिखाते हैं इस तरह की बोन। तो इसमें पता है बोन में क्या होता है, यहाँ पे ना इधर साइड में, इसका मैं कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे मिलता है आपको यहाँ पे मिलता है आपको रेड बोन मैरो, ठीक है। जब नया होता है ना बच्चा, तो उसके अंदर ना, उसकी बोन के अंदर टोटली क्या मिलता है आपको, ज्यादातर क्या मिलता है, रेड बोन मैरो, यानी उसकी पूरी बोन में क्या मिलता है, रेड बोन मैरो मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ 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 सब जगह आपको क्या मिलेगा, रेड बोन मैरो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो एज बढ़ने के साथ साथ है ना, ये रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बोन मैरो, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मान लो है ना, कभी और अगर मान लो आपको किसी दिन इमरजेंसी पड़ गई, इमरजेंसी मतलब खून की कमी होने लगी, एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, तो आपको ब्लड का फॉर्मेशन करना है, तो ये येलो बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, तो ये तीनों चीजों को बनवाता है, आरबीसी को भी, डब्ल्यूबीसी को भी और प्लेटलेट्स को भी, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का फॉर्मेशन कराता है रेड बोन मैरो, ठीक है। जो बच्चा होता है इसके अंदर ज्यादा रेड बोन मैरो होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाती है, येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब येलो बोन मैरो बाद में भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकती है, कब, जब इमरजेंसी की कंडीशन है, जैसे मान लो एक्सीडेंट के टाइम ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस टाइम पे क्या करना है आपको, ब्लड का फॉर्मेशन करना है ज्यादा, तो येलो बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड बोन मैरो में। अभी हमने एक चीज सीखी कि रेड बोन मैरो से, इस रेड बोन मैरो से ही किसका फॉर्मेशन हो रहा, आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी, ठीक है। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है इसका, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ग्रेवयार्ड क्या है इसका, ग्रेवयार्ड का मतलब मरती कहाँ पे है, तो स्प्लीन में जाके मरती है। जैसे कि मान लो तुम देखते हो ना, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, तो जब ये आरबीसी एंड में जाके स्प्लीन से पास होती है ना, तो उसकी वेसल्स बहुत ज्यादा छोटी होती है, ब्लड वेसल्स, तो वहां पे फंस जाती है आरबीसी, वहां पे आरबीसी फंस जाती है और वहीं पे क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, यानी कब्रिस्तान होता है आरबीसी का, कौन, स्प्लीन, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर आरबीसी का इस तरह होता है, ये मैच्योर आरबीसी है, ठीक है। जब बोन मैरो होता है, ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर कुछ इस तरह की आरबीसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्ट। स्टार्टिंग में आरबीसी का नाम जब बनती है ना, बनती है, तो उस टाइम क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट होता है, और वो अनमैच्योर होती है, ठीक है। उसके पास एक न्यूक्लियस भी मिलता है, ठीक है। जब आरबीसी अनमैच्योर होती है, जब उसका नाम इरिथ्रोब्लास्ट होता है, तो उसके पास एक न्यूक्लियस भी मिलता है, ठीक है, जिसको हम इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। जब ये बोन मैरो से बाहर आती है ना, तो ये मैच्योर हो जाती है, मतलब मैच्योर होके बोन मैरो से बाहर आती है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हट जाता है, उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। शेप कैसा हो गया, देखो दो तरफ से कॉनकेव है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइकॉनकेव। तो बाइकॉनकेव शेप हो जाता है इसका, ठीक है। ये एक मैच्योर आरबीसी है। मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलता, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है आरबीसी का, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्ट क्या होती है, ऐसी आरबीसी जो अनमैच्योर है, जिसके पास अभी न्यूक्लियस है, और जैसे ही वो बोन मैरो से बाहर आएगी वो मैच्योर हो जाएगी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट या आरबीसी बोल देंगे, जो बाइकॉनकेव होगी दिखने में, ठीक है। कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है क्योंकि आरबीसी के अंदर एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम से और ग्लोबिन से, ठीक है। अब अगर हम बात करें कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड के अंदर, यानी अगर आपके पास 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए,
12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी होती है कलरलेस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कोई भी कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका कलर? ठीक है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन जैसी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, हीमोग्लोबिन जैसा। लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी? तो लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी 1 से 15 दिन होती है। काउंट कितना होता है? तो देखो ये कितनी कम पाई जाती है, 6000 से 8000 पर mm³ पाई जाती है, जबकि आरबीसी कितनी पाई जाती है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ये कितनी मिलती है? लगभग 6 से 8000 पर mm³ मिलती है। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन अभी मैंने तीनों का बताया, बताओ तीनों का फॉर्मेशन, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है वो डब्ल्यूबीसी से होती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के हम आगे चल के पार्ट देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के पार्ट क्या क्या है, टाइप्स क्या है, मतलब पार्ट क्या क्या है डब्ल्यूबीसी के। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का। जैसे इरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। ऐसे डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये जो दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी, वो 3 ग्रेन्युलोसाइट्स में कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 2 आती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यानी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये किसके एग्जांपल है? ग्रेन्युलोसाइट के। ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, सॉरी ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर मतलब ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो इनकी तीनों की एक बार सेल लिखो, तो क्या मुझे बताओ सबके अंदर ये ग्रेन्यूल्स 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 दिख रहे हैं आपको? इस तरह के दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तीनों के अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल हो चाहे एओसिनोफिल हो चाहे बेसोफिल हो, सबके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इसीलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेन्युलोसाइट के अंदर फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स की, फर्स्ट किसकी बात करते हैं? न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स सोल्जर होती है हमारी बॉडी की, ये फेगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है? फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब जहां पे भी पैथोजन देखेगी, पैथोजन यानी बाहर से आने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इसने बैक्टीरिया देखा, उसको पकड़ा, निगल खा के पचा के उसको बाहर फेंक देगी, ठीक है। उसको मार के खा के पचा के बाहर फेंक देगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फेगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? फेगोसाइटोसिस करती है, सोल्जर होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। ये हेट्रोफिल्स होती है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेट्रोफिल्स। इसको हम पीएमएनएल भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कितनी मिलती है? तो याद रखना है कितनी मिलती है, कितनी मिलती है, काउंट याद रखना है। तो 60 से 65%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स ही पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ये 60 से 65% पाई जाती है, 60 से 65%। सोल्जर होती है बॉडी की, फेगोसाइटोसिस करती है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस ना मोनोसाइट भी करती है। 2 टाइप की सेल हमारी यहाँ फेगोसाइटोसिस कर रही है, न्यूट्रोफिल्स भी और मोनोसाइट भी। जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये जो फेगोसाइटोसिस करती है, ब्लड के अंदर फेगोसाइटोसिस करती है। कहाँ पे? इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, पहले अगर ऑप्शन में आ जाए कि फेगोसाइटिक नेचर किसका होता है, मोनोसाइट भी होगा और न्यूट्रोफिल्स भी होगा ऑप्शन के अंदर, तो पहले यही करती है, पहले बैक्टीरिया पे हमला यही करेगी जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा न्यूट्रोफिल्स। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों, मतलब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए एक ही ऑप्शन में, तो फिर ये जाएगा आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स की, ठीक है। तो इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें, कितनी मिलती है आपको? 2 से 3% मिलती है इओसिनोफिल्स। रेजिस्ट होती है इन्फेक्शन के, जैसे भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है, ठीक है। कोज करती है एलर्जिक रिएक्शन, तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसको कोज करती है कौन? इओसिनोफिल्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? तो इसके अंदर 2 लोब्स देखने को मिलती है, एक लोब ये और एक लोब ये, तो इसीलिए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर किसका होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो किसका होता है? इओसिनोफिल का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स की अगर हम बात करें,
कितनी मिलती है 0.5 से 1% मिलती है, कम मिलती है, देखो कितनी कम मिल रही है। ठीक है, तो सबसे कम यही मिलती है बेसोफिल्स। तीन चीजों को सीक्रेट करती है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिपेरिन आपने देखा होगा, हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट। जैसे मान लो हमें ना हीमो मतलब डायलिसिस करना है, डायलिसिस की प्रोसेस होती है ना, तो उसमें हिपेरिन डालते हैं। जब सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड को भेजा जाता है, मतलब बाहर है ना, खून साफ करने के लिए भेजा जाता है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो वहां पे ना हिपेरिन डालते हैं ताकि क्लोट ना हो पाए, ब्लड बाहर जब जाएगा। और जब ब्लड को वापस डालते हैं अंदर तो एंटी हिपेरिन डाल देते हैं। ठीक है, हिस्टामिन वैसोडाइलेशन कर देता है। ठीक है, सेरोटोनिन लाइक डोपामिन होता है। ठीक है, देखेंगे आगे चल के। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जितनी भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है ना, उसमें कौन इन्वॉल्व होती है, हमारी बेसोफिल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने इनके दिखा दिया आपको। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपकी दो आएंगे, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। पिछले वाले थे ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स मिल रहे थे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मिलती है 20 से 25%। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स होती है बॉडी का, इसके बारे में भी हम डिटेल में कहा पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी का, 20 से 25% मिलती है। मोनोसाइट की बात करें तो 6 से 8% मिलती है, ये भी फेगोसाइटोसिस करती है। मैंने बताया था आपको न्यूट्रोफिल जब मैं बता रहा था अभी पीछे कि फेगोसाइटोसिस ये भी करती है और वो भी करती है। ये कहां पे करती है फेगोसाइटोसिस, नियर टिश्यू, टिश्यू है टिश्यू फ्लूइड, उसके आसपास क्या करती है हमारी, या इन लिख सकते हैं, इन टिश्यू टिश्यू फ्लूइड के अंदर ये फेगोसाइटोसिस करती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये भी क्या होती है, हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इनके अंदर भी क्या नहीं मिलता आपको, न्यूक्लियस नहीं मिलता है। लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी, 7 दिन की लाइफ स्पैन होती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, कितना काउंट होता है, तो 1.5 से 3.5 लाख पर mm3, यानी 1.5 टू 3.5 lakhs पर mm3। आपने डेंगू में देखा होगा रिपोर्ट्स में, ठीक है, जिसकी प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो जाती है तो आपको बोल देते हो कि प्लेट गिर रही है इसकी। तो ठीक है, 40,000 से नीचे चली जाए तो क्रिटिकल काउंट में आ जाएगी वो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है। आप रिपोर्ट देखते होंगे ना, डेंगू अब चलने वाला है, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि पीसी देखते हो, ज्यादातर पीसी गिरती है। तो पीसी में क्या होता है, मतलब पीसी मतलब प्लेटलेट्स काउंट। तो अगर मान लो 1.5 लाख से कम हो रही है तो क्या 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 देखते हैं कि पीसी है ना कम होने लग रही है उसकी। ठीक है, मतलब एक सिम्टम है डेंगू का। अगर 40,000 से कम चली जाए तो हम बोल देते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए। उससे भी कम चली गई तो किसका, मतलब क्यों बोलते हैं हम कि क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस रहता है। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग कराना। अगर प्लेटलेट्स ही कम हो जाएगी बॉडी के अंदर तो बताओ क्लोटिंग हो पाएगी क्या, तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, चलो ये आगे चल के पढ़ोगे जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ठीक है, फॉर्मेशन मेगाकैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, तो मुझे ये तो पता है कि बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। अभी देखा था मैंने आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, तीनों का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और बोन मैरो में भी मेगाकैरियोसाइट्स होता है। ठीक है, मतलब जिसका इस तरह की सेल जिसका क्या होगा, मेगा मतलब बड़ा और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस बड़ा होना, इस तरह की सेल से क्या इसका फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। फंक्शन क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग कराना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देखो इतने, चलो देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, मतलब जैसे मान लो आपके ना चोट लग गई, ये यहां से मान लो ये लग गई चोट, तो आपका ब्लड कहां बहेगा, बाहर। तो यहाँ पे ही मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे भी थ्रेड्स बनते हैं फिब्रिनोजन के, तो यहाँ पे इन थ्रेड्स का बनवाना ही क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब यहाँ पे कोगुलेट करवाना है ब्लड को, बहने से रोकना है, वरना ब्लड बह जाएगा सारा और तुम गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा,
हम यहाँ पे पहले क्या काम करेंगे, क्लोट बनवाएंगे। तो यही प्रोसेस क्या है हमारी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की कैसे होता है। मान लो क्लम्प्ड प्लेटलेट्स या इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स हुई या इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करती है, मान लो यहाँ से ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, उसे दिख रहा है कि यहाँ पे कट लग गया, ब्लड बाहर जाने लग रहा है, या फिर इंजर्ड टिश्यू जहां से इंजर्ड हुआ है, तो वो किसको रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज। किसको रिलीज करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्यों रिलीज करता है, थ्रोम्बोकाइनेज का एक काम होता है, क्या काम होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देता है थ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो लीवर से रिलीज होता है प्रोथ्रोम्बिन, लीवर से क्या रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करवाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कहां से निकलेगा, ये जो प्लेटलेट्स हुई ना, जहां पे इंजरी हुई है वहां की प्लेटलेट से या वहां के इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया, लीवर से, ठीक है। अब थ्रोम्बिन है हमारे पास, हमें थ्रोम्बिन मिल चुका। अब लीवर से एक चीज और रिलीज होती है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। स्टार्टिंग में देख रहा था हमने कि फिब्रिनोजन कहां से रिलीज होता है, लीवर से। लीवर से फिब्रिनोजन रिलीज होता है और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देता है ये थ्रोम्बिन, जो भी हमने थ्रोम्बिन बनाया था, यानी फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देता है। ये फिब्रिन के धागे होते हैं, ये धागे किसके बने हुए हैं, सारे फिब्रिन के। इन दोनों प्रोसेस के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम +2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन को निकलना और फिब्रिनोजन को निकालने के लिए कौन इसेंशियल है, विटामिन के। तो ये इसेंशियल होता है प्रोथ्रोम्बिन को लीवर से रिलीज करने में और लीवर से फिब्रिनोजन को रिलीज करने में, विटामिन के। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर ब्लीडिंग हो जाए किसी के तो उसमें को हम विटामिन के देते हैं खाने के लिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है, या कैल्शियम देते हैं, ठीक है। तो ये इसेंशियल होता है ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए। इस तरह से कोगुलेट होता है ब्लड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसने क्या करा था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं उसका एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। दूसरा देखते हैं हम उसका आरएच ग्रुप, ठीक है। दो चीजें चेक की जाती है किसी को भी ब्लड डोनेट करने से पहले या फिर उसका ब्लड लेने से पहले, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आरएच। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं, तो देखो, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आता है इस पे बहुत। ये मान लो आरबीसी है हमारी, ये आरबीसी मैंने बना रखी है। तो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन मिलता है, आरबीसी की सरफेस पे क्या मिलता है, एंटीजन मिलता है। और जो प्लाज्मा होता है, भाई ब्लड के अंदर ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा से और एक सेल कंपोनेंट से। तो प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी, प्लाज्मा क्या रखता है, एंटीबॉडी। और जो सेल कंपोनेंट में जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं बात करूं ये एंटीजन किसका है, ए का एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं ब्लड और ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर मान लो आरबीसी की सरफेस पे किसका एंटीजन है, बी का एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर मान लो आरबीसी की सरफेस पर, इधर बना लेते हैं, आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ए का भी एंटीजन है और बी का भी एंटीजन है, तो हम इसका ब्लड ग्रुप बोलेंगे ए बी, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। इतनी कहानी समझ में आई, मतलब जो भी सरफेस पे एंटीजन मिलेगा वो ही उसका ब्लड ग्रुप होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी कैसे पता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ये तो पता चल गया कि मान लो ये एंटीजन, मान लो अगर इसका एंटीजन ए है, ये ब्लड ग्रुप, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन ए है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका सॉरी, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए,
ठीक है। अगर मान लो इसकी सरफेस पे एंटीजन है बी का, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। सरफेस के ऊपर एंटीजन है किसका, ए का भी और बी का भी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर उसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। इतनी कहानी समझ में आई आपके। अब आती है दूसरी बात, प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो अगर हम देखें कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो याद रखना जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में उसके दूसरे वाली एंटीबॉडी मिलती है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी, बी। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बॉडी का मतलब होता है किसी भी शरीर के, तो एंटीबॉडी किसकी है, बी की। यानी इसको है ना, बी की एंटीबॉडी है ना, जैसे इसको बी वाला ब्लड मिलेगा तो ये बी वाले ब्लड को खत्म कर देगा, समझ रहे हो। एंटीबॉडी का मतलब होता है जीवन के अगेंस्ट, लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। तो बी की एंटीबॉडी है तो यानी ये बी वाले ब्लड को खत्म कर देगा। तो यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना उसके प्लाज्मा के अंदर बी की एंटीबॉडी है, बी की एंटी है, बी का एंटी है, ठीक है। तो जैसे इसको बी दिखेगा ना, बी को एकदम से मार देगा। इसके सरफेस पे एंटीजन है बी, तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या मिलेगी, प्लाज्मा के अंदर, भाई सरफेस पे एंटीजन है बी तो प्लाज्मा के अंदर अपोजिट एंटीबॉडी, तो यहाँ पे क्या एंटीबॉडी मिलेगी, ए की एंटीबॉडी मिलेगी। इसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन है, इस बार ए का भी एंटीजन है और बी का भी एंटीजन है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर किसकी एंटीबॉडी मिलेगी, कोई नहीं, नो वन, क्योंकि दोनों ही सरफेस पे लेके बैठा है तो अंदर तो कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। इसका ब्लड ग्रुप है ओ, बताओ सरफेस पे कोई एंटीजन है क्या, सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है इसकी। अगर इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ए और बी दोनों कहाँ पड़े हुए हैं, प्लाज्मा के अंदर, तो इसके अंदर ए की भी एंटीबॉडी मिलेगी और बी की भी एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है। ए के लिए भी एंटीबॉडी मिलेगी और बी के लिए भी एंटीबॉडी मिलेगी। तो इसको ना तो ए वाला दे सकता, ना तो इसको ए वाला दे सकता और ना ही इसको बी वाला ब्लड दे सकता, क्योंकि दोनों की एंटीबॉडी लेके बैठा है। इसको सिर्फ और सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही ना हो, क्योंकि ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें क्या नाम, बी वाले को, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो ब्लड ग्रुप ए है, सरफेस पे एंटीजन है ए, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप है वही तो सरफेस पे एंटीजन होता है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी किसकी है, बी की एंटीबॉडी है। किसकी एंटीबॉडी है, बी की एंटीबॉडी है इसके अंदर। तो अगर बी वाला इसको ब्लड दिखा एकदम से मार देगा, तो बताओ इसको बी वाला ब्लड दे सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। दे सकता है क्या इसको बी वाला ब्लड, नहीं दे सकता। ए वाला दे सकता है इसको ब्लड, ठीक है। ऐसे ही इसको ए वाला नहीं दे सकता, ए वाला देखते एकदम मार देगा, ठीक है। इसको सभी दे सकते हैं, इसको सभी दे सकते हैं, क्योंकि इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है बेचारे के, तो किसी को मार नहीं पाएगा, तो सभी दे सकते हैं, ऑल, इसको ऑल दे सकते हैं ब्लड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं, सभी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। चलो चार्ट में बनाते हैं आगे, देखिए चार्ट, देखिए। तो अगर एंटीजन ऑन आरबीसी, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी किसकी मिलेगी, बी की एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है। फिर ये डोनेट किसको कर सकता है ब्लड, तो ये खुद को तो डोनेट कर सकता है, ए वाले को डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद जो ए बी होता है, अब मुझे बताइए ए बी के पास कोई एंटीबॉडी होती है क्या, तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए जो ए बी होता है, जो ए बी होता है वो हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, तो उसको कोई भी दे सकता है। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, रिसीवर यानी वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। वो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसको कोई भी ब्लड दे सकता है, तो इसीलिए मैंने सब में लिख दिया ए बी, क्योंकि ए बी के पास क्या नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के पास क्या नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसीलिए कोई भी इसको क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब हमें ये पता चल गया कि जो ए वाला है, ए वाले को ए वाला ब्लड दे सकता है, बी वाला तो नहीं देगा क्योंकि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, उसको एकदम से खत्म कर देगा वो, ठीक है। अगर मैं बात करूं
बी की, ठीक है। तो बी जो होता है, तो बी के सरफेस पे, बी की जो आरबीसी की सरफेस पे, उस पर एंटीजन क्या है, बी का एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी किसकी होगी, ए की एंटीबॉडी होगी, तो उसको ब्लड कौन दे सकता है, बी वाला ब्लड दे सकता है। और ए बी का तो पता है हमें कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, तो इसको कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ये बी वाला बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी, ठीक है। ए बी वाला है वो सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी एंटीबॉडी नहीं है। मान लो अगर ए बी वाला बी को डोनेट कर रहा है, तो बी के पास तो एंटीबॉडी, बी को डोनेट कर रहा है तो ए की एंटीबॉडी है, तो यानी ए वाले को निपटा देगा वो। इसको डोनेट करेगा तो ए की एंटी इसको निपटा देगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं ओ पर। तो ओ जो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होते, सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी पास जाएगा तो कोई भी, जब इसकी सरफेस पे ना तो ए का एंटीजन है ना बी का एंटीजन है, तो ये ए वाले को जाएगा तो ना तो बी वाला मार पाएगा इसको ना ए वाला मार पाएगा, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अब ये किस किस को दे सकता है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ओ को भी और ए बी को भी। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है। फिर आता है रिसीव ब्लड फ्रॉम, मतलब ब्लड किस किस से ले सकते हैं, तो हमें पता है ए वाला ए से तो ब्लड ले सकता है, ओ हमें पता चल गया यूनिवर्सल डोनर है, तो इसलिए मैंने सबके अंदर ओ लिख दी, ठीक है। बी वाला बी से भी ले सकता है, ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और बी ओ से भी ले सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला है, ठीक है। ओ वाला सिर्फ ओ को दे सकता है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ब्लड ग्रुप ए किसका होता है, बी किसका होता है, ए बी किसका होता है, ओ किसका होता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव और निगेटिव का क्या खेल होता है, ठीक है। देखो एक तो मैंने बता दिया कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, और एक होता है आर एच ग्रुप। आर एच ग्रुप में क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, अगर किसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन पाया जाता है तो उसको तो बोलते हैं हम आर एच पॉजिटिव, और अगर किसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं हम आर एच नेगेटिव। यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आता है। मान लो किसी का, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मतलब सरफेस पर ए के एंटीजन होंगे और साथ में किसका एंटीजन होगा, पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन होगा। किसी का मान लो फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, बी नेगेटिव का मतलब क्या है, सरफेस पर एंटीजन बी का है और सरफेस पर बताओ आर एच एंटीजन है क्या, नहीं है, तभी तो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल यहां से आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर एच ग्रुप, देखते हैं आर एच ग्रुपिंग। जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। इसे देखो मैंने पानी पीका, चलो। तो आर एच ग्रुपिंग की बात करें तो ऐसे ही आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन मिलता है आर एच एंटीजन। अगर किसी आरबीसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसकी सरफेस पर आर एच एंटीजन नहीं मिलता उसको हम आर एच निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। 80% ह्यूमन के अंदर आर एच एंटीजन सरफेस पर मिलता है, ठीक है। तो 80% ह्यूमन आर एच पॉजिटिव होते हैं, जबकि 20% बाकी भी क्या होते हैं, आर एच निगेटिव होते हैं। आर एच एंटीबॉडी नॉट नेचुरली फाउंड, तो जो आर एच एंटीबॉडी होती है वो नेचुरली फाउंड नहीं होती है। मतलब जैसे मान लो चाहे आर एच पॉजिटिव वाला हो चाहे आर एच, मैंने इसे बताया था ना कि जिसके सरफेस पे जो एंटीजन मिलता है उसके प्लाज्मा के अंदर उसके अपोजिट एंटीबॉडी मिलती है। जैसे ए एंटीजन था ए ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस पे, तो उसके प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी मिली थी, ठीक है। जैसे आर एच नेगेटिव है, तो आर एच नेगेटिव की अगर हम बात करें कि इसके सरफेस पे आर एच एंटीजन नहीं है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन नेचुरली है ना, कोई एंटीबॉडी नहीं होती जब तक इसके कांटेक्ट में ये वाला ब्लड ना आए। इसको पता ही नहीं अभी कि आर एच पॉजिटिव भी कुछ होता है, लेकिन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ना तो ये अपने अंदर क्या बना लेता है, आर एच एंटीबॉडी बना लेता है। देखता है कि नई चीज आ रही है, कोई आर एच एंटीजन भी कोई चीज आ रही है, तो उसके अगेंस्ट क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। तो इसीलिए नेचुरली तो ये फाउंड नहीं होती, जब इसका सामना आर एच पॉजिटिव से होगा ना तो ये आर एच एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर एच पॉजिटिव वाले की, तो आर एच पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, लेकिन आर एच निगेटिव वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि आर एच निगेटिव वाले को जैसे ही इसने इसको जैसे ही ब्लड दिया ना तो देखा ये क्या चीज है,
तो ये अपने अंदर क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। तो इसीलिए RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, RH नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। RH नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को भी देगा, RH नेगेटिव वाले को भी देगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों को ब्लड दे सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, तो ये देखने को मिलती है RH नेगेटिव मदर के अंदर और RH पॉजिटिव फीटस के अंदर देखने को मिलती है RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, देखो जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मान लो, ठीक है, मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मदर भी नहीं बनेगी मेरे से, ठीक है, ये है मदर, और मदर के अंदर ये क्या है, मान लो ये फीटस है, ठीक है। जो मदर है वो हमारी क्या है, RH नेगेटिव, और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, यानी इसकी सरफेस पे क्या है, एंटीजन है, RH एंटीजन है इसकी सरफेस पे। तो नॉर्मली है ना, जो फीटस होता है ये मान लो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा से अलग रहता है, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू अलग रहता है, ये प्लेसेंटा है हमारा। तो प्लेसेंटा डिवाइड करके रखता है RH नेगेटिव को और RH पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होने देता ना, मदर का भी ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होने देता। क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो जब डिलीवरी होती है ना, तो थोड़ा सा ब्लड है ना किसके कांटेक्ट में आ जाता है, मदर के डिलीवरी का टाइम है ना, RH पॉजिटिव थोड़ा सा निकल के कहाँ आ जाता है, RH नेगेटिव, मतलब कि डिलीवरी के टाइम जो ब्लीडिंग होती है ना, तो थोड़ा सा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आ जाता है, किसका, फीटस का। और जब जैसे ही मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव, तो जैसे ही मदर देखती है, क्या देखती है मदर कि RH पॉजिटिव, मतलब इस तरह की चीज देखती है, बोलती है ये क्या है, तो ये इसके अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। ये जो मदर होती है RH के अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडी, जिसका नाम क्या होता है, RH एंटीबॉडी। अब जो ये RH एंटीबॉडी होती है, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है बनने के बाद। तो ये पहली डिलीवरी तो हो गई नॉर्मल, अब जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है मदर की, तो मदर की जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है ना, अब मदर पहले से ही क्या रखी हुई है, RH एंटीबॉडी। और RH एंटीबॉडी की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है इसकी, इसकी एक खासियत होती है, ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। तो जो प्लेसेंटा था ना हमारा ये, ठीक है, तो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके RH एंटीबॉडी यहाँ चली जाती है फीटस के अंदर। फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, और ये RH क्या आ रही है, एंटीबॉडी। तो ये RH पॉजिटिव जो फीटस है उसकी ब्लड सेल्स को मारने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा जो बच्चा की डिलीवरी होती है ना, उसको जॉन्डिस देखने को मिलता है या एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। जॉन्डिस में भी क्या होती है कि खून की कमी होती है, एनीमिया में भी खून की कमी होती है, ठीक है। तो ऐसा जो बच्चा होता है ना, उसको जॉन्डिस या एनीमिया देखने को मिलता है, इसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर सेपरेट बाय प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है दोनों के ब्लड को। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ऑफ फीटस कम कांटेक्ट ऑफ RH नेगेटिव, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो थोड़ा सा अमाउंट RH पॉजिटिव का, जो फीटस का RH पॉजिटिव है, वो किस में आ जाता है, RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो मदर क्या एकदम से बना लेती है, RH एंटीबॉडी बना के रख लेती है। जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो RH एंटीबॉडी कम्स इनटू फीटल ब्लड, तो RH एंटीबॉडी किसको क्रॉस कर प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास आती है, फीटस के ब्लड के, ठीक है। तो उसकी RBC को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, सीवियर एनीमिया, मतलब खून की कमी, और जॉन्डिस, ठीक है। कंडीशन को क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आए, तो जैसे ही मदर एंटीबॉडी बनाती है ना, RH एंटीबॉडी उसने बनाई मदर ने, जैसे ही मदर RH एंटीबॉडी बनाती है, तो उसके अगेंस्ट हम एंटी RH देते हैं, ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी देते हैं, मतलब ताकि एंटीबॉडी जो बने ना उसका भी एंटी देते हैं, ताकि वो बना ही ना पाए एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटी RH एंटीबॉडी गिवन इमीडिएटली टू मदर आफ्टर डिलीवरी, तो जैसे डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के एकदम बाद उसको एंटी RH एंटीबॉडी देते हैं,
मतलब RH एंटीबॉडी का एंटी दे देते हैं ताकि RH एंटीबॉडी मदर ना बना पाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इसके देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो बताइए कौन सा करेक्ट है। बेसोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC, क्या मुझे बताओ ये सही है क्या, बेसोफिल सबसे ज्यादा मिलती है क्या। बेसोफिल तो 0.5 से 1% मिलती है, सबसे कम मिलती है, सबसे ज्यादा क्या मिलती है, न्यूट्रोफिल्स, तो यानी पहला ऑप्शन गलत। सेकंड देख लेते हैं, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन, बिल्कुल सही, तीनों की तीनों सीक्रेट करते हैं, अभी देखे था हमने। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में तो इन्वॉल्व होती है। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस ना। बेसोफिल्स आर एग्रेन्युलोसाइट्स, क्या मुझे बताओ बेसोफिल एग्रेन्युलोसाइट होती है क्या, बेसोफिल तो ग्रेन्युलोसाइट होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी एंड सी, तो बी एंड सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखना है मैं, इनको क्या करना है हमको। ठीक है, तो इनको क्या काम करना है, इनको मैच करना है और आंसर देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ फेगोसाइटोसिस, देखो सबसे पहले नजर गई फेगोसाइटोसिस, तो कौन करता है, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट, देख लो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है क्या है, मोनोसाइट, चलो न्यूट्रोफिल्स दिख गई, यानी सी का तो क्या आ जाएगा, सेकंड, सी का क्या है, सेकंड, दो में है सेकंड, तो दो तो ऑप्शन कट गई, या तो ये आंसर ही है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं। तो देखो इओसिनोफिल और बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स का, इम्यूनो रिस्पॉन्स का, तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी डी का क्या आएगा, फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट। चलो बी का देख लेते हैं, बेसोफिल्स क्या है, बेसोफिल रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, तुम्हें पता है बेसोफिल से क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, और ग्रेन्यूल्स भी रखती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, और ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी एओसिनोफिल क्या है, रिलीज हिस्टामिनाइसिस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो, तो ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कराना, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, और एल्बुमिन का काम क्या होता है, एल्बुमिन का काम क्या होता है बताओ, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखना, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का, तो यानी ए का सेकंड, ये लो डी ऑप्शन पहले से हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड और बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। नेम द ब्लड सेल्स, ठीक है, वोज रिडक्शन इज नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर, यानी जिनके नंबर में कमी होने से क्या हो जाता है, क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब क्लोट नहीं बन पाता, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, नीट 2016। ठीक है, तो ज्यादा लॉस हो जाता है किससे, बॉडी से ब्लड का, तो बताओ किसकी कमी से हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की कमी से ना, ल्यूकोसाइट की, ल्यूकोसाइट थोड़ा ही कराता है, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, तो ना ये क्लोटिंग ये कराती ना ये कराती, न्यूट्रोफिल्स कराती है क्लोटिंग नहीं, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, पीसी को तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, तो यही तो कराती है क्लोटिंग, तो इसी की कमी से तो हमें क्या महसूस करेंगे कि एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का। नेक्स्ट नीट 2022, ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, यानी धागों का एक नेटवर्क, कॉल्ड थ्रोम्बिल्स, सही बात है क्या बताओ, ये थ्रेड को तो हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, अभी तो पढ़ा है हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, तो जो धागे बनते हैं वो किसके बनते हैं, फिब्रिन के धागे होते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं थ्रोम्बिल्स के, तो गलत पहला ऑप्शन। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, देखो कौन सा ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट सही ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पर्सन्स विद एबी ब्लड ग्रुप्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, हमें पता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है एबी, क्यों, क्योंकि एबी के पास क्या होता है, ए का भी एंटीजन और बी का भी एंटीजन, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, नीट 2021 का क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन आरबीसी,
ना। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी यानी एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, सही है। बताओ प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी मिली थी क्या इसके? नो एंटीबॉडी थी ना, नो एंटीबॉडी। ये कहानी पढ़ी थी ना हमने। चलो आगे। Persons with blood group AB is considered as universal recipient, ठीक है। चलो AB को हमने क्या कंसीडर करा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिकॉज ही हैज नन ऑफ द अबव। अच्छा, बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी, ठीक है। ए और बी एंटीजन और आरबीसी, सही बात है, ठीक है। बोथ ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है, एंटीबॉडी थोड़ी मिलती है इसके प्लाज्मा में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। नो एंटीजन ऑन आरबीसी, अच्छा ये चार ऑप्शन इनसे सही देखना है, ठीक है। तो देख लो ये वाला सही है, बी वाला, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, सही। एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है इसमें? मतलब जैसे ये आरबीसी है, अब अंदर तो कुछ मिल नहीं रहा आरबीसी के, ना न्यूक्लियस है, तो खाली पड़ी है आरबीसी, तो क्या काम है इसमें खाली रहने का? सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? दे आर सोमेटिक सेल्स, नहीं। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर मेटाबोलाइज, ना। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितनी आरबीसी को लेके जाता है, सॉरी कितनी ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कितनी को लेके जाता है? 4 ऑक्सीजन को। तो जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करके जाएगी, तो यानी ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये आएगा ऑप्शन 4, ओनली 4। नेक्स्ट, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का विद अननोन ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप हमें पता ही नहीं है, नीड्स इमीडिएटली ब्लड चाहिए उसको, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड चेक करेंगे इतने और टपक जाएगा। His one doctor friend at once offer his blood, तो डॉक्टर ने एक ब्लड दे दिया उठा के कि लगा दो जल्दी, ठीक है। What was the blood group of the doctor, ठीक है। तो डॉक्टर का ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर ने अपना ब्लड दिया कि मेरा ब्लड ग्रुप, ब्लड चढ़ा दो जल्दी, भाई पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया, अब उसको ब्लड चाहिए इमीडिएटली, तो डॉक्टर ने कहा लो मेरा चढ़ा दो। क्या ब्लड ग्रुप होगा उसका? यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो कौन सा है बताओ? पता है आपको? स्प्लीन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट स्टडी किया, उसके बाद हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 2 पे जाएंगे, जहां पे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम देखेंगे और हार्ट के डायग्राम देखेंगे और हार्ट से निकलने वाला ब्लड कौन कौन सी वेसल्स के अंदर जा रहा है, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ो जम के।